हेलो थ्री फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आज जर्नी में रहूंगा, तो बिल्कुल एकदम बहुत हाई लेवल वाला थका हुआ हूँ। इसीलिए वीडियो कितना बड़ा होगा आई डोंट नो। हम ट्राई करेंगे कि हमारा 30 मिनट वाला ही रहे और कम से कम 6 to 8 चैप्टर हम एक्सप्लेन कर पाएँ। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक दिन की छुट्टी पे रहूंगा, तो आप लोग कह रहे हो मैं छुट्टी नहीं दूंगा। मैं बता रहा हूँ मैं छुट्टी पे रहूंगा, वरना जॉब छोड़ दूंगा। ऐसा कौन काम होता है कि छुट्टी ना मिले। आप लोग डिसाइड करो कि जॉब छोड़ दूं या कि फिर छुट्टी। चलो अब सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। कम टाइम पे ज्यादा एक्सप्लेन करना है, तो पिछला एपिसोड हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि अपन लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जोयान ऑक्सन हाउस के बाहर आ गया था। हाउ क्लेन और वाई क्लेन के लीडर जोयान के साथ फाइट करते हैं। जोयान दुम दबा के वहां से भाग जाता है। हालांकि भागते भागते जोयान वाई क्लेन के इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां अपेयर होता है एक मिस्टीरियस पर्सन जो कि जोयान की हेल्प करता है और जोयान वहां से भाग जाता है। हालांकि जोयान हैविली इंजर्ड तो नहीं हुआ था, लेकिन उसे काफी चोटें लग गई थी, जिस कारण जोयान की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। वो मिस्टीरियस पर्सन जो कि वहां पे अपेयर हुआ था, वो शायद तक स्पेशल ऑक्शन हाउस का वही ओल्ड मैन था जिसने की ऑक्शन हाउस को ऑर्गेनाइज किया था। हालांकि तभी बाई और हुओ क्लेन के मेंबर्स आ जाते हैं, जिन्हें वो दोनों जोयान को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट के अंदर भेज देते हैं। और यहीं मैंने एपिसोड को एंड कर दिया था। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस टाइम पे हुओ टिंग और बाइंग ने उस ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए मिस्टीरियस पर्सन को रोक रखा था, जबकि बाकी लोगों ने जोयान के ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में चार्ज कर दिया था। हालांकि उस मिस्टीरियस पर्सन ने बाकी लोगों को तो नहीं रोका, लेकिन उसके चेहरे पे चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस टाइम पे हुओ क्लेन और बाई क्लेन के लोग एक साथ गए हुए थे और दोनों ही क्लेनों के मेंबर की क्वांटिटी 300 प्लस थी और सभी के सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे, जिनमें सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल तक पहुंच चुका था। और इसमें 4 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर होते हैं। साथ ही साथ इनके अलावा हुओ यूनिंग, बाई जान, लिन क्लेन से लिन जेहोंग और जू सैंगमिंग भी थे। हालांकि जू सैंगमिंग इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन मामला जोयान से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो भी जोयान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा होता है। हालांकि जब ये लोग जोयान को ढूंढने के लिए निकले थे, तभी फॉरेस्ट में भी जोयान एक जगह पर पालथी मार के बैठा हुआ था और धीरे धीरे 3000 बर्निंग फ्लेम की हेल्प से अपनी चोटों से रिकवर हो रहा होता है। और इस टाइम पे जोयान मेडिसिनल पिल को भी रिफाइन कर रहा होता है, जो उसने स्वेलो कर ली होती हैं। इस टाइम पे जोयान की बॉडी की चोटें कुछ ऐसी थी जिसका इलाज करना जोयान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर जोयान इसका इलाज नहीं करता तो आगे चल के ये काफी ज्यादा सीरियस हो सकती थी और जोयान के कल्टीवेशन को काफी ज्यादा हैविली इंजर्ड और इफेक्ट कर सकती थी। इस टाइम पे टाइम भी धीरे धीरे बीत रहा होता है और आसमान में वो तीनों लोग एक दूसरे के सामने ही खड़े थे। यहाँ पे वोटिंग और बाइंग दोनों को ही पता था कि वो अपने सामने वाले वॉरियर के ऊपर अटैक करके यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि अगर वो उन दोनों पर अटैक करना चाहता तो पहले ही उन्हें तोड़कर एक तरफ उसने फेंक दिया होता, क्योंकि सामने वाले ब्लैक कलर के पर्सन की पावर 6 स्टार डाउडी लेवल के स्टार तक पहुंच चुकी होती है। हालांकि तभी जंगल में जोयान कुछ ह्यूमन वॉइस सुन सकता था। ये देखकर जोयान तुरंत ही काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है और उस पिल को रिफाइन करना बंद करके जोयान तुरंत ही एक जंगल के फॉरेस्ट के डीपेस्ट एरिया की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ताकि लोग उसे खोज ना पाए। हालांकि तभी वो लोगों का ग्रुप उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर जोयान था, बट जोयान तो बहुत पहले ही उस जगह से निकल चुका होता है। पलक झपकते ही एक पूरी रात बीत चुकी थी, लेकिन जोयान से रिलेटेड उन्हें कोई भी न्यूज और जानकारी नहीं मिली थी। हालांकि जंगल के अंदर भागते हुए जोयान काफी ज्यादा अंदर तक चला जाता है और अब जोयान को जो मैजिकल बीस्ट वहां पे मिल रहे होते हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनकी पावर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल तक पहुंच चुकी होती है। और ऐसे कम से कम 10 प्लस मैजिकल बीस्ट वहां पर थे। हालांकि हमें यहाँ पे जोयान दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। उसके चेहरे का पूरा ही रंग पीला पड़ गया था और सामने एक माउंटेन को देख रहा होता है और उस माउंटेन रेंज के अंदर एक मैजिकल बीस्ट था जिसकी पावर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल तक पहुंच चुकी होती है। हालांकि तभी जोयान अपने पीछे देखता है तो वही लोग जोयान के पीछे आ रहे होते हैं। ये जोयान को सेंस हो जाता है, इसीलिए जोयान कुछ ज्यादा सोचता नहीं और उसी केव के अंदर घुस जाता है, जो कि उस 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की मैजिकल बीस्ट की केव थी। तभी अचानक एक रोर होता है, जिसके बाद एक आवाज आती है, ए ह्यूमन कहाँ से आया है? इस किंग के एरिया में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम यहाँ से वापस लौट जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हालांकि जॉन उस वॉइस को पूरी तरीके से इग्नोर करके केव के अंदर जाना कंटिन्यू रखता है, क्योंकि जॉन को पता था ये अभी भी बाइक लेन का ही एरिया है और हुओ क्लेन और बाइक लेन ने इस फॉरेस्ट को पूरी तरफ से कवर कर लिया है, जिसके कारण जॉन भाग नहीं सकता। और अगर वो कंटिन्यू भागता रहा तो वो अपनी चोटों को रिकवर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इसका इफेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी वही मैजिकल बीस्ट कहता है, मानव क्या तुम मरना चाहते हो?
और इसके बाद अचानक ही जुआन के सामने तेज आंधी आती है। इसके बाद एक लाइट चारों तरफ फैलती है और एक हाफ एजेड मैन जुआन के सामने अपीयर होता है और यही वो 9 हाफ मार्शल एम्पर लेवल का मैजिकल बीस्ट था जो कि जुआन को देखकर कहता है, ह्यूमन, ये किंग तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, हालांकि तुम मौत को दावत देना चाहते हो, इसीलिए मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। इस टाइम पे उस मैजिकल बीस्ट की पावर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर थी और उसके सामने जोयान की पावर 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर पर, और साथ ही साथ वो हैवली इंजर्ड भी था। उसे भरोसा था कि वो एक ही पंच में सामने वाले की लंका लगा सकता है, इसलिए तुरंत ही वो अपने राइट हैंड का पंच क्रिएट करके बिना किसी हिचकिचाहट के जुआन की तरफ शूट कर देता है। हालांकि वो पंच जुआन को टकरा पाता कि तभी जुआन की स्टोरेज रिंग से ब्लैक कलर की लाइट निकलती है और इसके बाद एक पंच जो कि ब्लैक कलर के हाथ का होता है चमचमाते हुए उस पंच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद वही चमचमाता हुआ ब्लैक कलर का हथौड़ा जैसा हाथ उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर पड़ता है और वो घिसटते हुए पीछे की तरफ जाता है और सीधा ही एक दीवार के अंदर सेट हो जाता है। और ये ब्लैक लाइट ऑब्वियसली अपना नॉर्दर्न किंग होता है। प्रेजेंट टाइम पे नॉर्दर्न किंग की पावर पहले ही 1 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी थी और अगर वो अपनी पूरी ही पावर को लगा दे तो एक 2 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को भी वो हरा सकता था। उसके लिए भला हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर से फाइट करना कौन सी बड़ी बात थी। इस टाइम पे वो मैजिकल बीस्ट तुरंत ही जुआन के नॉर्दर्न किंग की तरफ देखता है और इसके बाद तुरंत ही कहता है, सर सर सर, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, कृपया मुझे माफ करें। और तुरंत ही काफी ज्यादा पोलाइट होकर नॉर्दर्न किंग के सामने बैठ जाता है और उसकी पूरी ही बॉडी कांपने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये नाराज होकर उसकी जान ना ले ले, इसलिए वो डर के मारे पूरी तरीके से कांप रहा था। और इस टाइम पे वो बंदा इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने सिर उठाकर नॉर्दर्न किंग की तरफ भी नहीं देखा, न ही उसके ऑरे की जांच की। उसे ये भी नहीं पता था कि नॉर्दर्न किंग सिर्फ एक पपेट है। तभी जुआन कहता, उठो, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। जुआन की बात को सुनकर वो मैजिकल बीस्ट तुरंत ही अपना चेहरा उठाता और जुआन के पीछे नॉर्दर्न किंग को देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो एक पपेट है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है, पपेट? उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पपेट डाउडी लेवल का भी होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही समझ जाता है क्योंकि ये पपेट जुआन की बात सुन रहा है, मतलब जोयान ही इसका ऑनर होना चाहिए। और इतना सोचने के बाद उसका दिल कांपने लगता है और वो तुरंत ही जोयान को ग्रीट करता है और उठने की हिम्मत भी नहीं करता। तभी जुआन कहता है, ठीक है उठो, मैंने पहले ही कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैंने केवल तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें खोजा है। ये सुनकर वो तुरंत ही कहता है, सर आप मजाक कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा और मुझे एक चांस देने के लिए मैं एल्डर को धन्यवाद देता हूँ। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड और पोलाइट होता है जुआन के सामने। तभी जुआन ज्यादा कुछ नहीं कहता और सीधा ही कहता है, मुझे आपकी यह केव कुछ टाइम के लिए उधार चाहिए और थोड़ी देर बाद कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए आएंगे, जब तक तुम उन्हें भगा सकते हो ये तुम्हारा है। और इसके बाद जुआन तुरंत ही एक जेट की बोतल उसकी तरफ बढ़ा देता है जो कि एक टियर 3 की मेडिसिनल पिल होती है। ये देखकर तो वो मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलता है, एक टियर 3 की मेडिसिनल पिल? तभी जुआन कहता, अगर तुम ये चाहते हो तो वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। ये सुनकर वो हाफ एजेड मैन तुरंत ही झुक जाता है और जोयान को अपनी केव के अंदर इनवाइट करते हुए कहता है, कृपया इस तरफ चलें। जिसके बाद जुआन उस केव के अंदर की तरफ जाने लगता है। इस टाइम पे जुआन जैसे उस केव के अंदर जाता है तो उसका इंटीरियर पूरी तरीके से लाइट से जगमग था और उसे काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। हालांकि जुआन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वो तुरंत ही एक जगह पर जाकर सीधा ही बैठ जाता है और इसके बाद उसे मैजिकल बीस्ट की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा कि मुझे सिर्फ आपकी केव उधार चाहिए, बाकी मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपके पास भी कोई दूसरा इरादा नहीं होगा। अगर उनमें से कोई एक भी अंदर आता है तो मुझे दोष न दें। इसके बाद और इतना कहने के साथ ही नॉर्दर्न किंग जुआन के सामने आ जाता है और वो हाफ एजेड मैन तुरंत ही कांपने लगता है और कहता है, सर आप मजाक कर रहे होंगे, आपका पहले ही मेरे इस छोटी सी केव में आना मेरे लिए रिस्पेक्ट की बात है, आप जब तक चाहें यहाँ पे रह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उसकी बात को सुनकर जुआन कुछ भी नहीं कहता और तुरंत ही नॉर्दर्न किंग को अपने सामने रखता है और उस बंदे को दरवाजे की रखवाली के लिए भेजकर पिल रिफाइनिंग में ध्यान देने लगता है। इस बीच बाहरी दुनिया में भी 100+ हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जुआन को ही ढूंढ रहे थे और इस टाइम पे फाइट का लास्ट डिसीजन तभी होना था अगर वो जुआन को उसकी चोट से रिकवर होने से पहले ढूंढ लेते हैं। हालांकि टाइम काफी ज्यादा स्पीड के साथ निकलता जाता है और वो सभी लोगों से केव के आसपास भी पहुंच जाते हैं। हालांकि तभी जंगल में उस मैजिकल बीस्ट का ऑरा पूरी तरीके से स्प्रेड था, जिसके कारण यहाँ के सभी लोगों को काफी ज्यादा टेंशन भी होती है और वो काफी ज्यादा सीरियस तरीके से उस केव की तरफ देखते हैं। जिसके बाद 3 पर्सन नीचे उतरकर गुफा के अंदर देखने लगते हैं। ये तीनों ही लोग 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे, सॉरी एक 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर और 2 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, हुओयुन, क्या आपको लगता है कि जोयान यहाँ हो सकता है? इस टाइम पे उन तीनों में सबसे कमजोर
7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के बंदे ने ऐसा कहा होता है अपने सामने वाले 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर से। तभी वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता, हालांकि हमने चारों ओर खोज कर ली है और हमें जियान का ऑरा कहीं नहीं मिला, तो चलो इस जगह को भी देख लेते हैं। वो उनकी बात को सुनकर वो बंदा तुरंत ही एक आंसर देता है और कहता है लेकिन अंदर का पर्सन वो एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का मैजिकल बीच और उसकी पावर। तभी वो कहता है इसमें घबराने की क्या बात है, भले वो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का मैजिकल बीस्ट क्यों ना हो, क्या वो हमारे हुओ क्लैन के मेंबर्स को छूने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा अगर हम तीनों एक साथ काम करें तो उससे कैसे डर सकते हैं। और इतना कहने के बाद वो तीनों ही तुरंत ही उस केव की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि जैसे ही वो केव के गेट में पहुंचते हैं तो उन्हें ब्लड की काफी ज्यादा खतरनाक स्मेल आती है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं ये मैजिकल बीस्ट कितना ज्यादा क्रूएल है। हालांकि वो रुकते नहीं और तुरंत ही अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि चाहे कुछ भी हो वो तीनों लोग रुकते बिल्कुल भी नहीं और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आखिरकार हुओ टिंग ने जियान को खोजने का इनाम रखा था 5 टीयर 5 टीयर 3 की मेडिसिनल पिल, जो कि एक काफी बड़ा अट्रैक्शन था। हालांकि वो गुफा के अंदर गए ही थे कि तभी अचानक एक पावरफुल रोर की आवाज आती है, जिसके बाद वॉइस आती है ह्यूमन इस किंग के एरिया में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसके बाद एक पावरफुल औरत तुरंत ही उन तीनों लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो तीनों लोग चौंक जाते हैं और एक एक कदम तक पीछे हट जाते हैं और अपनी डुकी को निकालकर उस औरे को रोकना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं हम हुओ क्लैन के लोग हैं जो 4 क्लोनों में से एक है, हम यहाँ अपना काम निष्पक्ष रूप से करने और केवल एक पर्सन को ढूंढने के लिए आए हैं, हम आपके साथ कोई भी फाइट नहीं करना चाहते, अगर हमने आपको नाराज किया तो कृपया हमें क्षमा करें। इस टाइम पे हुओ ये उनके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज थे और वो काफी ज्यादा हैरान भी हो गया था कि उसने जैसे ही यहाँ पे कदम रखा तो उसे इतने पावरफुल ऑरे को फील करना पड़ा था। जिसके बाद वो तुरंत ही सोचता है कि उसने सबसे पहले ब्लड की स्मेल को फील किया था। हो सकता है कि ये जो मैजिकल बीस्ट है ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने के कारण काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया हो और उन्हें भी पता था कि वो इस एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो नहीं जानते थे कि जॉन ने उसकी केव में कब्जा कर लिया, इसी के कारण ये साथी इतना ज्यादा चिड़चिड़ा था और वो बंदा जॉन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो अपना गुस्सा अपने सामने वाले इन 3 लोगों पर निकाल रहा होता है। इस टाइम पे वो मैजिकल बीस्ट जैसे ही सुनता है 4 क्लेनों के लोग तो वो तुरंत ही काफी ज्यादा शॉक होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन का पीछा ये 4 लोग कर रहे होंगे, जिसके बाद उसे पता था कि अब तो थोड़ी परेशानी होने वाली है। हालांकि केव के बाहर वो तीनों लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब मैजिकल बीस्ट की वो ये वॉइस सुनते हैं। वो लोग मनी मन यही सोच रहे थे कि शायद ये मैजिकल बीस्ट भी उन 4 क्लेनों से डरता है। जिसके बाद तुरंत ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और केव के अंदर इंटर होने की जैसे ही तैयार होते हैं कि तभी वॉइस आती है वहीं रुक जाओ, जो सुनकर वो लोग तुरंत ही रुक जाते हैं। तभी वो बोलता है भले ही तुम हुओ क्लैन के लोग हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बाई क्लैन का एरिया है और इस माउंटेन रेंज को ओल्ड मैं कंट्रोल करता हूँ। हुओ क्लैन के तुम लोग किस अथॉरिटी के साथ यहाँ एंटर होना चाहते हो, जो देखकर वो बंदा कहता है हम, लेकिन तभी वो मैजिकल बीस्ट कहता पर्याप्त, मैं अब और नहीं सुनना चाहता, इस कारण से कि तुम 4 क्लेनों में से हो, अगर अभी कभी मुड़कर चले जाते और मुझे नहीं दिखवाते अपनी शकल तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, वरना भले ही तुम हुओ क्लैन के क्यों ना हो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर तो उनके फेस के इंप्रेशन तुरंत ही काफी ज्यादा भद्दे हो जाते हैं और उन्हें डर भी लग रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है भाई हुओ युन, अब हमें क्या करना चाहिए। इस टाइम पे जिस बंदे ने ये पूछा हुआ होता है उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला था। तभी वो तुरंत ही मुड़ता है और उसके गल में एक थप्पड़ जड़ देता है। प्रेजेंट टाइम पे ये सिचुएशन पहले ही काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए उनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था पीछे हटने के अलावा। हालांकि तभी हुओ युन अपने दिल में सोचता है कि केव के अंदर का ये साथी इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो तीनों लोग भी अंदर जाने में कैपेबल नहीं है, तो भला जोयान जो कि इतना ज्यादा हैविली इंजर्ड था वो भला इस केव के अंदर कैसे एंटर हुआ होगा, और अगर वो हिम्मत करता भी तो ये मैजिकल बीस्ट उसे पहले ही मार डालता। जिसके बाद वो दिल में हंसता है और उस मैजिकल बीस्ट की तरफ ग्रीट करते हुए उस केव के बाहर निकल जाता है। उन तीनों के जाने के बाद वो मैजिकल बीस्ट थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर इन साथियों की पावर थोड़ी ज्यादा होती तो वो भी इन्हें नहीं रोक पाता और इसके बाद जोयान इन तीनों को भी मारता और उसकी छोटी सी जान भी नहीं बच पाती। हालांकि इस टाइम पे वो मैजिकल बीस्ट बस अपने दिल में यही सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है जो कि उसकी केव में आया है और 4 क्लैन के मेंबर उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। पलक झपकते ही एक पूरा हफ्ता बीत गया था और यहाँ पे जोयान की किसी को भी कोई भी खबर नहीं थी। वे पहले ही इस जगह को 5 बार स्कैन कर चुके थे, लेकिन उन्हें जोयान का बिल्कुल भी ऑरा फील नहीं हुआ था। हालांकि जोयान भी बाई क्लैन के एरिया से पहले ही निकल चुका होता है, साथ ही साथ उनके सामने वाला वो ब्लैक मिस्टीरियस पर्सन भी उनके सामने से गायब हो चुका होता है। इसीलिए हुओ टिंग भी अपने हुओ क्लैन को इस चीज के बारे में रिपोर्ट कर देता है। इस टाइम पे उस केव के अंदर जोयान भी अपनी चोटों से काफी हद तक रिकवर हो चुका था, जबकि हुओ फैमिली ने भी अपने सभी लोगों को वापस बुला लिया था और हुओ टिंग के मामले के कारण वे कुछ टाइम के लिए हुओ टिंग का ऑर्डर नहीं मानेंगे। जहाँ तक बाई क्लैन की बात थी तो उसके लोग हुओ क्लैन के साथ पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जबकि हुओ क्लैन के हुओ टिंग ने अपने लोगों को बुला लिया था तो बाई क्लैन के लोग भी पहले ही वापस आ चुके होते हैं।
अभी जुआन भी अपनी आंखें खोलकर आसपास अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है और फील करता है कि दोनों ही फैमिली के लोग पहले ही पीछे हट गए थे। हालांकि सिचुएशन काफी ज्यादा सेफ लग रही थी, लेकिन जुआन यहाँ से तुरंत ही निकलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि जुआन को लग रहा था कि ये उनकी चाल भी हो सकती है और अगर जुआन यहाँ से निकला तो वो तुरंत ही जुआन को पकड़ लेंगे। इसीलिए जुआन तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग को फ्लिप करता है और उसके हाथ में एक जेड बॉक्स आ जाता है जिसे उसने ऑक्शन हाउस से प्राप्त किया था और इसके अंदर होता है जेड बोन फ्रूट। जेड बोन फ्रूट की पावर केवल हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की ही पावर को बढ़ा सकती थी। हालांकि जॉन पहले ही 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की पावर लेवल पर पहुंच चुका था और इस टाइम पे जॉन यही सोच रहा होता कि अगर वो इस फ्रूट को स्वेलो कर लेता है तो उसकी ताकत एक बार फिर से बढ़ सकती है और वो 6 स्टार के पीक लेवल तक पहुंच सकता है। हालांकि जॉन को इस फ्रूट को स्वेलो करने की अभी कोई भी जल्दी नहीं होती, इसीलिए वो अपने थॉट के साथ उस मैजिकल बीस्ट को तुरंत ही अपने पास बुलाता है जो कि इस केव की रखवाली कर रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही आता है और कहता है, सर क्या आपके पास बाओ को सौंपने के लिए कोई मिशन है, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। इस मैजिकल बीस्ट का नाम बाओ है। इस बार बाओ जियान के नॉर्दर्न किंग को बिल्कुल भी नहीं देखता, बल्कि उसके चेहरे पर स्माइल होती है और वो जियान को ही देख रहा होता है। आखिरकार उसने अपनी पावर के साथ ये फील किया था कि जॉन ने जो स्पिरिचुअल पावर शो की है वो रैंक 3 के अल्केमिस्ट की है और इस लेवल का अल्केमिस्ट पहले ही उसकी रिस्पेक्ट के लायक था। इसीलिए वाओ भला लापरवाह होने की हिम्मत कैसे कर सकता था। वो भी जॉन के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता था ताकि उसे फ्यूचर में काफी अच्छा प्रॉफिट हो सके। हालांकि तभी जॉन एक जड की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो। ये देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, एक रैंक 3 की मेडिसिनल पिल। ये देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। आखिरकार रैंक 3 की मेडिसिनल पिल एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसने सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी और वो उसके हाथ में थी, भला वो खुश कैसे नहीं हो सकता था। तभी जॉन कहता, सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल एक हफ्ते के लिए का इनाम है। मुझे अभी भी आपके केव के अंदर कुछ टाइम तक और रहना है। एक बार जब टाइम पूरा हो जाएगा तो ये सभी मेडिसिनल पिल आपकी होंगी। और इसके बाद जॉन के हाथ में 3 जेड की बोतल दिखाई जाती है जिसमें रैंक 3 की मेडिसिनल पिल थी। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता, सर बेझिझक इस गोबा का यूज कर सकते हैं, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। मैं बाओ बिल्कुल भी अनसेटिस्फाइड नहीं रहूंगा। इस टाइम पे वो आदमी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। आखिरकार जॉन ने इनाम के तौर पर रैंक 3 की मेडिसिनल पिल निकाली थी, भला वो खुश कैसे नहीं हो सकता था। हालांकि तभी जॉन कहता है, मेरी रिक्वेस्ट काफी ज्यादा इजी है, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको कहा था वही मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ। जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करेगा ये तीनों मेडिसिनल पिल आपकी होंगी, वरना। ये सुनकर वो बाओ तुरंत ही कहता है, चिंता ना करें, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी इस केव के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। इस टाइम पे वो बंदा भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा होता है। उसकी बात को सुनकर जॉन कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था बाओ इस माउंटेन रेंज का किंग हो सकता है, लेकिन उसकी पावर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की थी, जो कि जॉन के लिए कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि उन चारों क्लेनों के लिए भी बाओ की पावर पूरी तरीके से बेकार थी और अगर हुओटिंग जोयान को खोजने का इरादा रखता है तो बाओ उसे रोक नहीं पाएगा। हालांकि जोयान इस बारे पे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचता और तुरंत ही अपने हाथ के जेड बॉक्स की तरफ देखता है, जिसके बाद पलक झपकते ही 1 महीना राइटर गायब कर देता है, जहाँ पे वो क्लेन के भीतर हुओटिंग उदास चेहरे के साथ मेन हॉल में बैठा हुआ था और पिछली घटना के कारण उसे काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसके कारण वो कहीं भी जा नहीं सकता था। हालांकि 1 महीने बाद वो सारे प्रतिबंध हटा भी दिए गए थे। हालांकि इस टाइम पे हुओटिंग के अलावा भी हाल में काफी सारे लोग बैठे हुए थे और इनमें से वे लोग थे जिन्हें हुओटिंग ने जोयान को ढूंढने के लिए 1 साल पहले भेजा था। हुओटिंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम सबको 1 महीने से नहीं देखा, तुम सब कैसे हो। हुओटिंग की बात को सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार वो एक ही गुट के मेंबर थे। लेकिन हुओटिंग ने जब उन्हें जोयान को ढूंढने के लिए भेजा था तो वास्तव में उन्होंने उसे निराश किया था और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे। हालांकि तभी हुओटिंग कहता है, मैं इस मामले की परवाह नहीं करता, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, आप लोग आखिरकार जोयान को क्यों नहीं ढूंढ पाए। मैं इस मामले पे आपसे जवाब चाहता हूँ। तभी एक बंदा कहता है, थर्ड एल्डर, हमने वास्तव में पूरी माउंटेन रेंज को खोजा था, इसके अलावा ने 4 से 5 बार उस माउंटेन रेंज को खोजा, लेकिन हमें जोयान का कोई भी निशान नहीं मिला। शायद वो पहले ही इस माउंटेन रेंज के बाहर जा चुका था। उसकी बात को सुनकर हुओटिंग उसकी तरफ देखता और कहता है, क्या आप कहना चाहते हैं कि मैंने बिना जांच किए ही आप लोगों को उस जगह पर उसे ढूंढने के लिए भेज दिया था। और इसके बाद अचानक ही हुओटिंग की बॉडी से काफी ज्यादा प्रेशर निकलता है, जो कि सभी को घेर लेता है और उन्हें पसीने से तरबतर कर देता है। जिसके बाद वो कहता है, क्योंकि मैंने पहले ही उसे ढूंढ लिया था, साथ ही साथ उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा खराब थी। भले ही वो हैविली इंजर्ड ना हुआ हो, लेकिन आसानी से तो माउंटेन रेंज को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप लोग उसे नहीं खोज पाए। इसका मतलब था कि कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर रह गई है जहाँ पे आपसे चूक हो गई होगी।
वोटिंग की बात को सुनकर लोग तुरंत ही दाएं बाएं देखने लगते हैं, मानो याद कर रहे हो कि आखिरकार 1 महीने पहले ऐसी कौन सी जगह थी जो उनसे छूट गई थी। हालांकि तभी वोटिंग की नजर एक हाफ एजेड मैन के ऊपर रुक जाती है जो कि दुबला पतला था, और इसके बाद वो तुरंत ही पूछता है, क्या बात है हुओ युन, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बताया। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, ये वो नहीं नहीं। और इसके बाद वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और उसकी वॉइस कांप रही होती है। तभी वो टैंग उसे डांटते हुए कहता है, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम मेरे सामने चाल चलने की हिम्मत करते हो, क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। उसकी बात को सुनकर हुओ यिंग को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, और उसके बदलते फेस इंप्रेशन को देखकर हुओ टिंग तुरंत ही कहता है, हुओ यिंग बोलो, हुओ युन बोलो, आखिरकार क्या हुआ था। अगर तुम नहीं बोलते तो तुम्हारी प्लेन से पोजीशन को हटा दिया जाएगा। ये सुनकर हुओ युन के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदसूरत हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार एक जगह थी जहां उन्होंने नहीं खोजा था, और वो थी बाओ की केव। और हुओ टिंग के दबाव के कारण हुओ युन उस दिन की बात को बेफिक्र तरीके से बता देता है। ये सुनकर हुओ टिंग कहता है, आपने क्या कहा। एकमात्र 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के मैजिकल बीस्ट ने मेरे हुओ क्लेन के लोगों को रोकने की हिम्मत की, और आपके साथ 2 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के भी वॉरियर थे। इस टाइम पे हुओ टिंग काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है, और इसके बाद गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आदेश दे दो, डीकन के तौर पे वो इनकी पोजीशन को आज से रद्द कर दिया जाता है, और इसके अलावा उस पर 10 स्पिरिट स्टोन और 3 महीने के वेतन का जुर्माना लगाया जाएगा। जहां तक बाकी 2 की बात है तो उन्हें उनके घर में नजर बंद कर दो, 1 महीने तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये देखकर गार्ड तुरंत ही अंदर आते हैं और बाकी 2 को तो बाहर ले जाते हैं, लेकिन जब वो हुओ युन के पास पहुंचते हैं तो हुओ युन तुरंत ही हुओ टिंग के सामने घुटने टेक देता है। लेकिन हुओ टिंग कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी शक्ल मुझे दोबारा नहीं दिखाओगे, और अपने एक पावर स्लैश के साथ उसे उड़ता हुआ आंगन के बाहर भेज देता है, और वो जाकर सीधा ही एक दीवार से टकराकर हैविली इंजर्ड भी हो जाता है। आखिरकार हुओ टिंग काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि हुओ क्लेन का 3rd एल्डर होने के बाद वो जियोयान को नहीं ढूंढ पाया था, साथ ही साथ उसे 1 महीने के लिए नजर बंद भी कर दिया गया था, जिसके कारण उसकी जो पोजीशन और रिपुटेशन थी वो पूरी तरीके से जियोयान के कारण डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो भला वो गुस्सा कैसे नहीं होता। जिसके बाद हुओ टिंग तुरंत ही कहता है, अभी क्या भी लोगों को जुआन सिटी के अंदर जाने का आदेश दो, और उस बास्टर्ड लिन जेहोंग को कहो कि वो जाकर उस 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को पकड़े, मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें जुआन सिटी के लिन फैमिली का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन जेहोंग तुरंत ही कहता है, ओल्ड बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिन फैमिली को स्लैब की तरह ट्रीट करने की। वो सोचते हैं कि हम उनके स्लैब हैं। इस टाइम पे लिन जेहोंग की पूरी बॉडी गुस्से में कांप रही होती है, और वो अपने हाथ पे लिए हुए स्क्रोल को तुरंत ही फेंक देता है। ये देखकर लिन रैन तुरंत ही उस स्क्रोल को उठाता है और अपने फादर की तरफ देखते हुए हैरान तरीके से पूछता है, फादर क्या हुआ, हुओ टिंग ने क्या कहा है। ये देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, तुम खुद देख लो। और इसके बाद वो कहता है, ओल्ड बास्टर्ड, फ्यूचर में जब मेरी लिन फैमिली आगे बढ़ेगी तो मैं अपनी पावर को दिखाने के लिए तुम्हारे वो फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है, और उसकी सांसें और नसें फूल रही होती हैं। तभी लिन रैन भी उस स्क्रोल में अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करता है, और उसके अंदर की जानकारी उसके दिमाग में आने लगती है। इस स्क्रोल के अकॉर्डिंग हुओ टिंग चाहता था कि लिन जेहोंग बाई फैमिली के एरिया पे जाए और उस मैजिकल बीस्ट को पकड़ ले जिसे उन्होंने पहले खोजा था। हुओ टिंग खुद उसके साथ पूछताछ करने के लिए आएगा। इसके अलावा हुओ टिंग ने धमकी भी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इस साल के टैक्स को वो 2 गुना कर देगा। ये सुनकर लिन रैन भी कहता है, वो क्लेन सच में वास्तव में हमें धमकाने की हिम्मत करता है। हमने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो अपना गुस्सा निकालने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टाइम पे उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार उसके फादर इतने ज्यादा गुस्सा क्यों थे। हालांकि उन्हें पता था कि अब कुछ भी कहने का कोई भी मतलब नहीं है, वो केवल इस चीज को बर्दाश्त ही कर सकते थे। हालांकि प्रॉब्लम अब ये थी कि भले ही वो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का मैजिकल बीस्ट हो, लेकिन वो जगह बाई फैमिली की थी। लिन जेहोंग को अच्छी तरीके से पता था कि कोई भी 4 क्लेनों के अंदर बेवजह इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हुओ टिंग भी बाई क्लेन के एरिया के अंदर एंटर होने की हिम्मत नहीं करेगा, तो लिन क्लेन की तो बात ही दूर की थी। और अगर वो ऐसा करने की हिम्मत करता है तो फिर उसे बाई क्लेन से काफी ज्यादा प्रेशर को फेस करना पड़ सकता था। हालांकि इस टाइम पे लिन जेहोंग कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं उस बास्टर्ड की बात नहीं मानता तो हमें उसके गुस्से को झेलना होगा, और अगर मैं उसकी बात मानता हूँ तो भाई परिवार के गुस्से को झेलना होगा, और हो सकता है कि वो दोनों ही क्लेन अपना टैक्स 2 गुना कर दें। वैसे भी हमने ऑक्शन हाउस के अंदर काफी ज्यादा पैसों को खर्च कर दिया, और अगर हमें अब एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा तो ये हमारी क्लेन की नींव को हिला सकता है।
हालांकि तभी लिन जोहोंग कहता है मैं अब इसकी परवाह नहीं कर सकता, बाइक लेन का एरिया इतना बड़ा है, वो हर एक चीज पर ध्यान नहीं दे सकते, और अगर वास्तव में कुछ होगा तो मैं बस हर एक चीज के लिए वोटिंग को जिम्मेदारी सौंप सकता हूँ। जिसके बाद लिन जोहोंग तुरंत ही अपनी जगह से निकलकर अकेले ही जुआन सिटी के साउथ एरिया की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है, जो कि बाइक लेन का एरिया था। हालांकि उसी टाइम पे लिन जोहोंग जब जुआन सिटी को छोड़ता है और बाइक लेन की तरफ बढ़ता है तो उसी जुआन सिटी के अंदर व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए एक पर्सन उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है। इस टाइम पे लिन जोहोंग 2 घंटे तक उड़ने के बाद आखिरकार बाइक लेन के अंदर उस माउंटेन रेंज के अंदर पहुंच जाता है। हालांकि इस टाइम पे लिन जोहोंग ने अपने पीछे किसी के ऑरे को भी फील किया था। हालांकि उसका ऑरा उसे काफी ज्यादा वीक फील हो रहा था, जिसके कारण उसे लग रहा था कि दूसरी पार्टी उसके लिए ज्यादा मैच नहीं होगी, इसीलिए उसने अपनी स्पीड के साथ दूसरी पार्टी को काफी पीछे छोड़ दिया होता है। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर उस बंदे ने लिन जेहोंग को पकड़ लिया था, जिसके कारण लिन जेहोंग काफी ज्यादा शॉक होता है। इस टाइम पे लिन जेहोंग ने सोचा था कि जो पर्सन उसका पीछा कर रहा है वो बाइक लेन का होना चाहिए, और वो जैसे ये सोचता है तो तुरंत ही उसकी बॉडी से मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि अगर वो बंदा बाइक लेन का हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर होगा तो लिन जेहोंग उसे यही की यही मारकर बात को यही दबा देगा, ताकि उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इतना कहने के बाद वो तुरंत ही अपने ऑरे को हाइड करके फॉरेस्ट के अंदर छिप जाता है और उस पर्सन के आने का वेट करने लगता है। उसी क्षण एक यंग मैन तुरंत ही उसी जगह पर पहुंच जाता है और आसपास किसी चीज को देखने लगता है। साथ ही साथ उसके चेहरे पे काफी शक भरे निशान भी थे, और वो तुरंत ही माउंटेन रेंज के अंदर के एरिया की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। हालांकि इस टाइम पे लिन जोंग जैसे ही उस पर्सन को देखता है तो अचानक ही काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने सफेद कपड़े पहने हुए उस पर्सन को देखा था, जो कि बाइक लेन का यंग मास्टर बाई जान था। जिसके बाद वो कहता है ऐसा क्यों है, ये बंदा तो अपने घर से बाहर कभी भी नहीं निकलता, लेकिन वो अब यहाँ क्यों दिखाई दिया है। हालांकि उसके फेस इंप्रेशन देखकर ऐसा लगता है कि उसने मुझे पहचाना नहीं, वरना मैं एक मुसीबत पे पड़ सकता था। इस टाइम पे लिन जोंग ने भाईजान को देख लिया था, जिसका मतलब था कि वो आसमान से अब ट्रेवल नहीं कर सकता था, इसीलिए जंगल के अंदरों से उड़ने का फैसला करता है वो। दूसरी तरफ भाईजान भी हवा में रुक जाता है, क्योंकि उसने फील कर लिया था कि लिन जोंग उससे कहीं दूर निकल चुका है। हालांकि इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है बाओ की केव का, जहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट की डेड बॉडीज के कंकाल डले हुए थे, जो कि ये साबित कर रहे होते हैं कि इस केव का ओनर कितना ज्यादा खतरनाक है। और चारों तरफ काफी ज्यादा डार्क और डर्टी ब्लड स्मेल फैली हुई थी, और इस ब्लडी स्मेल में कोई भी सांस लेने में भी हिचकिचाहट करेगा। हालांकि तभी उसी केव के सामने हमें एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि लिन जेहोंग होता है, और उसका टारगेट यही केव थी। इस टाइम पे लिन जेहोंग को पता था कि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के तौर पर वो मैजिकल बीस्ट जो कि इस केव के अंदर रहता है वो एक्सट्रीम शैडो लेपर्ड है, और अपनी पावर के साथ इस माउंटेन रेंज में हर एक चीज को वही कंट्रोल करता है। हालांकि लिन जोहोंग बाओ की केव के सामने आ चुका था, तो उसी टाइम पे बाओ जो कि केव के अंदर होता है वो भी इसे सेंस करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। हालांकि इस टाइम पे बाओ की आंखों में नजारा पिछली बार से अलग था। इस टाइम पे बाओ की आंखों में थोड़ा सा डर देखा जा सकता था, जिसके बाद वो अपने दिल में सोचता है क्या जोयान को जो खोजने के लिए आया है वो डाउडी लेवल का वॉरियर है। आखिरकार ये आदमी कौन है और ऐसा क्यों है कि इसे डाउडी लेवल का वॉरियर खोजने के लिए आया है। इस टाइम पे बाओ के दिल में काफी ज्यादा सदमा था, और साथ ही साथ उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। हालांकि वो लापरवाह होने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि सामने वाली पार्टी डाउडी थी, जबकि वो सिर्फ एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था। क्योंकि सामने वाला पर्सन उसकी केव के बाहर आ चुका था, तो भला वो उसका वेलकम करने के लिए बाहर न जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। इसलिए वो तुरंत ही कहता है मुझे देर से आने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई एल्डर आए हैं। और इसके बाद लिन जेहोंग को बहुत तुरंत ही ग्रीट करता है। तभी बाओ कहता है, लिन जेहोंग कहता है मेरे सामने नाटक करने की कोशिश मत करो, मुझे तुम इतना बताओ कि कोई इंजर्ड पर्सन तुम्हारी केव के अंदर दाखिल हुआ है। ये सब सुनते ही बाओ का दिल बहुत बुरी तरीके से हिल जाता है कि सामने वाला पर्सन वास्तव में जोयान के लिए आया था। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और साथ ही साथ उदास भी, क्योंकि चाहे वो जोयान हो जो कि उसके केव के अंदर है, या कि लिन जेहोंग जो केव के बाहर है, दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल थे और वो दोनों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है सर मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। ये सुनकर लिन जेहोंग कहता है क्योंकि तुम मुझे नहीं बता सकते इसीलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम अभी भी नहीं कहते तो दूसरे जरूर तुम्हें मजबूर कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। इस टाइम पे लिन जेहोंग के चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल होती है, क्योंकि उसे पता था कि इस मामले को पहले ही 1 महीना बीत चुका है और जोयान इस टाइम पे बाओ की केव के अंदर नहीं होगा, वो पहले ही यहाँ से जा चुका होगा। इसीलिए वो प्रेजेंट टाइम पे केवल बाओ को ही अपने साथ ले जा सकता था, क्योंकि उसे इस चीज का भी डर था कि अगर वो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा तो बाइक लेन के लोग उसे खोज लेंगे।
लिन जिहोंग की बात को सुनकर बाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है। हालांकि वो कुछ सोच पाता कि तभी लिन जिहोंग तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है और एक ही अटैक के साथ वो बाओ पे कंट्रोल भी पा लेता है। आखिरकार वो एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था, जबकि सामने वाला पर्सन डाउडी के सामने हाफ मार्शल एम्पर लेवल की वॉरियर की पावर नाक के बराबर ही थी। लिन जिहोंग के अटैक के कारण बाओ के फेस इंप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं और वो बचने के लिए अपनी पावर का यूज करने लगता है। लेकिन वो जितना ही अपनी पावर का यूज कर रहा होता है, लिन जिहोंग की पकड़ उतनी ही कड़ी होती जा रही होती है, जिसके कारण बाओ को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। जिसके बाद लिन जिहोंग कहता है, तुम वास्तव में खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो, तुम्हें चुपचाप रिस्पेक्टेड तरीके से मेरे साथ चलना चाहिए, वरना इस चीज में जिसका नुकसान है वो तुम ही हो। तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे उतना ही ज्यादा पेन तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस टाइम पे बाओ जब उसकी यह बात सुनता है तो काफी ज्यादा उदास होकर सिर्फ अपनी उम्मीद जोयान पर ही रख सकता था। आखिरकार उसने जोयान को बचाया था तो उसके दिल में बस यही था कि शायद जोयान उसे बचाए, इसीलिए कहता, मिस्टर मुझे बचाओ। बाओ के स्पीच इतने रिस्पेक्टेड तरीके से सामने वाले पर्सन की तरफ प्रोनाउंस करते हुए चिल्लाने की आवाज को जैसे ही लिन जिहोंग सुनता है तो उसके फेस इंप्रेशन अचानक ही चेंज हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से बाओ की तरफ देखते हुए कहता, मुझे मत बताओ कि वो आदमी अभी भी यहीं पर है। इस टाइम पे लिन जिहोंग को सदमा और डर दोनों एक साथ लग रहे होते हैं। वो अभी भी हैरान था कि जोयान वाकई में अभी तक यहाँ से नहीं गया। इसका मतलब था कि उसने उस पर्सन को ढूंढ लिया था जिसे बाई क्लेन और वो क्लेन ढूंढ रहे थे। अगर वो उन दोनों क्लेनों को मैसेज भेज सकता है तो इस टाइम पे उसे काफी बड़ा इनाम मिल सकता था। हालांकि दूसरी तरफ उसे डर भी था कि 1 महीने में जोयान की चोटें पूरी तरीके से रिकवर हो गई होंगी और साथ ही साथ उसने सुना था कि जोयान ने 3 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को भी मारा है, तो फिर उसकी पावर ऐसी कोई भी नहीं थी जिससे वो जोयान के साथ निपट सके। और अगर वो जोयान के साथ फाइट करता है तो इसका सिंपल सा ही मतलब था कि नुकसान में वो पड़ सकता था। हालांकि तभी लिन जिहोंग काफी सीरियस भी हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि जोयान बाओ को बचाने के लिए अगर एक्शन लेता है तो ये उसके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी और प्रेजेंट टाइम पे वो बाओ को एक शील्ड के तौर पर यूज कर सकता था और जोयान को धमकाने के लिए बाओ का इस्तेमाल कर सकता था ताकि वो 2 बड़े क्लेनों को मैसेज भेज सके और एक बार जब वो दोनों ही क्लेन आ जाएंगे तो जोयान का बचना मुश्किल होगा। इसीलिए लिन जिहोंग तुरंत ही बाओ का गला पकड़ने के इरादे से अपने बॉडी को कंट्रोल करके बाओ को अपनी तरफ खींचता है। तभी अचानक आवाज आती है, क्लेन चीफ लिन, हम 1 महीने से नहीं मिले, क्या आप अभी भी ऐसा काम करते हैं और मुझे धमकाने के लिए इतने गिरे हुए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? हालांकि आपकी स्ट्रेटजी तो काफी अच्छी थी लेकिन आपका बैड लक है कि थोड़ा देर हो गई। याद रखना, अगले जन्म में अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो इतना सोचना मत। और इसके बाद अचानक ही उसके सामने अपेयर होता है अपना टर्की हीरो जियो यान। तो ओके थियन फैमिली, अब इस एपिसोड को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। हालांकि मैं काफी ज्यादा थका हुआ था, फिर भी मैंने 31 मिनट का वीडियो बना दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम फाइट को कवर कर लेंगे और अभी मैं दूसरी जगह पर आया हुआ हूँ तो वीडियो सिर्फ 2 ही आएंगे, तो ज्यादा खुश होने की और ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं ट्राई करूंगा कि आपको बोनस वीडियो प्रोवाइड कर दूं किसी दिन, बट देखो क्या होता है क्या नहीं होता है ये हम देखेंगे बाद पे। और एक दिन की मैं तो छुट्टी लेने वाला हूँ, तो देखो किस दिन की वो छुट्टी होगी ये भी मुझे नहीं पता। तो मुद्दे की बात यही है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और गुड नाइट।